गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बोरॉन फैमिली में हम लोगों ने एक बात जो की है पिछली क्लास में, वो हम लोगों ने डाइबोरेन का प्रिपरेशन पढ़ लिया था। और मेनली डाइबोरेन को बनाने का जो मेथड है उसमें हम लोग बोरॉन ट्राई हैलाइड्स को किसी हाइड्राइड आयन के सोर्स से रिएक्शन कराते हैं, जस्ट लाइक LiH, KH या NaH या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। वो सभी क्या करते थे, H- का सोर्स होता था, वो न्यूक्लियोफाइल होता था, वो बोरॉन ट्राई हैलाइड्स पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके BH3 बना देते थे या डाइबोरेन। आज हम लोग उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस पे बात कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ B2S6। तो अगर आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि डाइबोरेन में क्या हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, एक तो डाइबोरेन अपने आप में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और दरअसल डाइमर ही इसीलिए बना है। आप इसको बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है ना। तो एक चांसेस ये रहते हैं पहले टाइप की रिएक्शन की, लेविस एसिड लेविस बेस के साथ रिएक्शन करेगा और एक एडक्ट फॉर्मेशन करेगा। एडक्ट फॉर्मेशन जस्ट लाइक सॉल्ट, एडक्ट फॉर्मेशन की बात यहाँ पे ज़्यादातर होगी। तो ज़्यादातर रिएक्शंस में एक पोर्शन तो ये, और दूसरा पोर्शन जो होगा वो BH, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होंगे, यानी हम यहाँ पे BH बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं और उस पर बेस्ड भी रिएक्शंस होंगी। तो मैं उन्हीं दोनों टाइप ऑफ रिएक्शंस पे बात करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, जा रहे हैं उसी रिएक्शन विद लेविस बेस से, रिएक्शन विद लेविस बेस। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। जैसे B2S6 चूँकि BH3 के 2 मोल हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और सिंपली आप B2S6 डॉट 2 टाइम्स ऑफ CO, ये एक एडक्ट बन गया है ना, कोऑर्डिनेट करता है सिंपली। इसके अलावा एक और रिएक्शन B2S6, सिंपली आप अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, 2 मोल लगेगा। यहाँ भी उस तरह से B2S6 डॉट 2 टाइम्स ऑफ NH3, दिस इज ऑल्सो द एडक्ट। तो ये आप बना देंगे बहुत आसानी से। एक और पार्ट B2S6 अगेन ऑन रिएक्शन विद 2 मोल्स ऑफ RNH2, यहाँ भी कोऑर्डिनेट होगा, क्या बनेगा B2S6 डॉट 2 टाइम्स ऑफ NH2R। ठीक है। ऐसे ही हम एक और पोर्शन की बात करें, B2S6 डॉट 2 टाइम्स ऑफ R2NH सेकेंडरी एमीन, यहाँ भी वही होगा B2S6 डॉट 2 टाइम्स NHR2, है ना, ये एडक्ट बन गया। और यही सेम बात आप यहाँ पे टर्सरी एमीन के लिए भी कर सकते हैं, R3N, यहाँ भी 2 मोल और कोऑर्डिनेट होगा तो B2S6 डॉट 2 टाइम्स ऑफ NR3। अच्छा, इन सभी में एक स्पेसिफिक बात अभी हम लोग और करेंगे। तो एक काम करिए, पहले जरा इतना पोर्शन आप नोट करिए, फिर मैं आगे बात करूँ इस पर। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया। मैं इस पे और एक बात समझाता हूँ। तो मेन रिएक्शन है कि लेविस एसिड बेस में कोई भी लेविस बेस आएगा तो वो रिएक्शन आसानी से कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर देगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं कुछ और रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे ये सभी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी, टर्सरी, CO, इन सभी के साथ आप रिएक्शन दिखा रहे हैं। ऐसे ही कुछ और रिएक्शंस को भी हम लोग ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों को एक और रिएक्शन पता है, डाइबोरेन अगर डाई इथाइल ईथर के साथ रिएक्शन करेगा, सिंपली लेविस बेस है, आप कोऑर्डिनेट करेंगे 2 मोल, तो B2S6 डॉट 2 टाइम्स ET2O, तो ये एडक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है ना। इसी तरह से B2S6 की अगर आप रिएक्शन किसी एल्कीन से कराते हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, डाइबोरेन एल्केलेशन
तो आपको याद है इसके 3 मोल्स का यूज़ होता था, और BCH2 ट्राई एल्किल बोरेन बन जाता है ना। बैलेंस वगैरह करना आपको पता है, वो सब आप कर लेंगे। तो हम बनाएंगे केवल यहीं पर, यानी हम इसको बोल सकते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। तो ये सब चीज़ें वैसे ही तैयार रखिए आप, है ना। इसी तरह से डाइबोरेन का रिएक्शन आप एल्काइन से भी कराते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर BCH डबल बॉन्ड एल्काइनिल बन जाएगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सब जगह मिल जाएंगे, ठीक। तो ये सभी मेन पार्ट है कि डाइबोरेन में अपने आप में लैविश एसिड है, और जितने भी इस तरह के रिएक्शंस हैं वो आप आसानी से करा सकते हैं। एक और ख़ास रिएक्शन को ध्यान रखिए, B2H6 की अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। B2H6 का रिएक्शन या अल्कोहल से कराना है आपको, तो यहाँ पे क्या होता है, BOR का होल थ्राइस बन जाएगा, और ये H2 कैसे होगा, इसको ऐसे समझ लीजिए, BH आप ऐसे 3 बार लिख लीजिए, है ना। वैसे तो मोनोमरिक फॉर्म में नहीं रहता, और अल्कोहल को आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से H2 बाहर होता है, तो ये सिंपली आपको H2 बाहर करना, और ये BOR का होल थ्राइस एंड H2। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अल्कोहल से जब आप रिएक्शन कराते हैं डाइबोरेन का, तो किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा और कितने मोल यूज होता है इसके फॉर द 1 मोल ऑफ दिस। यानी 1 मोल अगर डाइबोरेन है तो आपको 6 मोल क्या लेना होगा, अल्कोहल। तो इस तरह से ट्राई एल्किल बोरेट बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई एल्किल बोरेट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इथाइल अल्कोहल पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और इसी में हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। तो डाइबोरेन की जितनी रिएक्शंस हैं उनमें मेन जो रिएक्शन है वो एसिड बेस्ड रिएक्शन है, लैविश एसिड बेस्ड रिएक्शन है। अब मैं इन रिएक्शंस को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे डाइबोरेन की कुछ ऐसी रिएक्शन जहाँ पे बोरॉन और H बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा, तो उसको भी देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, अब हम लोग डाइबोरेन की कुछ ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाले केसेस आपको मिलेंगे। तो जैसे हम लोग बात करें रिएक्शन विद क्लोरीन, तो आपको पता है B2H6 में Cl2 से रिएक्शन अगर हुआ तो B2H5Cl बन जाएगा, है ना। इस तरह से रिएक्शन होगा तो क्लोरो डाइबोरेन बन सकता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन B2H6 में अगर आप HCl की रिएक्शन कराएंगे तब भी B2H5Cl और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। यहाँ पे HCl बना था, तो सिंपल क्लोरीनेशन है, कुछ नया नहीं आप कर रहे हैं, है ना। इस तरह के रिएक्शंस, ये सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट की आप बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही? तो इस तरह से आप रिएक्शन दिखा सकते हैं। एक और पोर्शन आप बात करें डाइबोरेन की रिएक्शन, अगर आप वाटर से रिएक्शन करा दें, टेम्परेचर दे दें, हीटिंग करा रहे हैं आप, ठीक है ना, तो क्या होगा, BH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा, BOH का होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस, यानी ये सिंपल सा बोरिक एसिड भी बन जाता है। तो ये तो सिंपल सा हाइड्रोलिसिस है, BH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बोरॉन को OH, हाइड्रोजन को H, तो ये बोरिक एसिड बन गया H3BO3। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत जनरल रिएक्शन है, B2H6 का रिएक्शन आप कंबशन कराएंगे, तो जस्ट लाइक ईथेन, याद करो, तो ईथेन में कंबशन होते समय क्या होता था, कार्बन का ऑक्साइड, ऐसे यहाँ पे बोरॉन का ऑक्साइड B2O3 प्लस वाटर, इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, तो 3 और यहाँ पे 3 टाइम्स, तो ये 6 हो गया, यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है,
ये जो प्रोसेस है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस गैस, आप यहाँ लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ डाइबोरेन एंड ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, है ना। तो ये फ्यूल की तरह यूज होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपसे पूछा हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल है। तो डाइबोरेन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर भी इस तरह से यूज होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो भी हम लोगों ने पढ़ी हैं, चाहे वो क्लोरीनेशन हो, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे जगह। एक और केस, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे B2H6 की बात करूँ और इसमें रिएक्शन करा दूँ LiH, तो अब ज़रा सिंपल समझिएगा, ये डाइमर बना है और H- तो न्यूक्लियोफाइल है ना। तो अगर ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो इसके साथ जुड़कर क्या बन सकता है, BH3, इसका डाइमर ब्रेक हो जाएगा, यानी BH3 ऐसे है और H- में से एक BH3 इसके साथ जुड़ जाएगा तो BH4- आ जाएगा। तो वो लिथियम के साथ जुड़कर क्या बन जाएगा, LiBH4। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो इस तरह की सभी रिएक्शंस हैं जो डाइबोरेन में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनको सबको नोट करना है। तो हमें अब एक बार पूरे तरीके से डाइबोरेन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। डाइबोरेन की प्रिपरेशन, डाइबोरेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस और डाइबोरेन का जो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली दो ही टाइप की होती हैं, एक तो BH बॉन्ड का ब्रेक होना, सब्स्टिट्यूशन होना, और जो पहला है कि लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन है। तो जितने भी लेविस बेस हैं वो सब इसके साथ डायरेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया। तो डाइबोरेन की इन सभी रिएक्शंस के बाद इन्हीं डाइबोरेन से कुछ एक दो नई बातें समझ में आती हैं, उसको जरा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हम लोगों ने अभी एक टर्म पढ़ा था B2H6.2NH3, ये कंपाउंड था, अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद बना था। इसको अगर आप हाई टेम्परेचर से रिएक्शन कराते हैं, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, तो दरअसल ये डिकम्पोज होके BN एक कंपाउंड बनता है। ये दरअसल इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोला जाता है, ये पॉलीमर है। और अगर आप जेंटली हीट करते, नॉर्मल टेम्परेचर दे रहे हैं, तो हीटिंग के बाद B3N3 एंड H6 ये और बाकी हाइड्रोजन, तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये दोनों बहुत फेमस पार्ट है, इनको हमको समझना है। B3N3H6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन या इसको बोराजॉल भी बोलते हैं, या इसको बोराजीन भी बोला जाता है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बोराजॉल, बोराजीन। तो ये कैसे, दोनों को हम लोग जरा डिटेल से समझते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोला जा रहा है उसको जरा समझिए। बोरॉन N, यहाँ N, ये N है, ये बोरॉन है, यहाँ N है, ये बॉन्ड है, यहाँ पे H, ये H, यहाँ पे इस तरह से सभी H बना दिए गए, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग, यहाँ लोन पेयर बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग। तो अल्टीमेटली यहाँ सब जगह क्या है, sp2 है हाइब्रिडेशन, सभी जगह sp2 होगा, है ना। और अगर sp2 है तो ये पूरा क्या है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, साइक्लिक था, है ना। इसी तरह से साथ साथ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, और कितना इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पाई है। तो कुल मिला के सभी चीज़ें फॉलो हो रही, दैट्स मीन्स ये एरोमेटिक भी है ना। तो एरोमेटिक ये पूरा बेंजीन है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है उसमें दरअसल बोरॉन और नाइट्रोजन का नेटवर्क होता है केवल, जैसे N बोरॉन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ बोरॉन, यहाँ N,
ये ऐसे नेटवर्क बनाते चले, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, यहाँ नाइट्रोजन, ये नेटवर्क ऐसे आप बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे बोरॉन, यहाँ बोरॉन, नाइट्रोजन, ऐसे कोऑर्डिनेट है ना। तो ऐसा जो ये नेटवर्क है यहाँ सब प्लेनर होगा, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये प्लेनर है, पूरा का पूरा डीलोकलाइजेशन है, सिंपल सा ऐसे दिखाएंगे आप, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा प्लेनर है, इसमें सभी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग ग्रेफाइट के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे वो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग बेंजीन के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। अब दोनों में एक और ख़ास बात, इसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, क्योंकि पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड्स है ना, तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो सिंपली जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, कोई भी मान लीजिए इससे रिलेटेड तीनों बॉन्ड ब्रेक किए, तो नाइट्रोजन को मिलेगा H और इसको मिल जाएगा OH, तो यहाँ बन जाएगा BOH का होल थ्राइस और बचा हुआ पोर्शन अमोनिया। तो अमोनिया का एक तरीके की प्रिपरेशन भी है, और ये क्या बन गया, बोरिक एसिड H3BO3। यहाँ पर भी, इसमें भी खास बात, इसमें भी वाटर से आप डिकम्पोज कर सकते हैं, जबकि बेंजीन में ऐसा नहीं होता था, है ना, वो स्टेबल होते थे बिकॉज नॉन पोलर बॉन्ड होते थे। यहाँ पे जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बोरॉन H का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको H, यहाँ OH, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ OH और H, ये बॉन्डिंग नहीं है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, फिर यहाँ OH और H। तो बोरॉन से जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन हैं उन सब में 3 मोल हाइड्रोजन, और बोरॉन जितने हैं उनमें 3 मोल बोरिक एसिड BOH का होल थ्राइस, और बचा हुआ 3 नाइट्रोजन, तीनों में 3 मोल्स अमोनिया। तो खास बात है, तीनों इक्वल मोल्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं, दोनों पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, साथ ही साथ ये जो टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। एक और बात बता दूं, जैसे B3N3H6 है, तो यहाँ पे जो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ से अल्टरनेट बोरॉन नाइट्रोजन में है ना, तो इसमें आप इसके आइसोमर्स भी बना सकते हो। अगर मान लीजिए मैं H को हटाकर एक Cl जोड़ देता, केवल एक Cl, तो एक Cl हो सकता था वो नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ जाए, हो सकता है वो बोरॉन के साथ जुड़े, और अगर दो Cl जोड़ देता है H की जगह, तो एक बार अल्टरनेट पोजीशन में, एक बार क्रॉस पोजीशन में, तो आप आइसोमर्स पे भी जा सकते हो। ये सब आपको जहाँ तक आप जाना है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, बस आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक दो रिएक्शन मैं और आपको बता देता हूँ, जैसे कि BN को बनाने का, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनाने को एक इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन है, वो याद ही रखना होगा, उसमें कुछ नहीं है। वो बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे एक तो, और वो ये है कि B2O3 की रिएक्शन HgCN मर्क्यूरिक साइनाइड से करा रहे हैं आप, तो इस कंडीशन में आपको BN मिल जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, और साथ में मरकरी आपको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे मिलता है, CO और CO2 दो गैस से मिलते हैं। तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन है, आप बैलेंस कर लीजिए अगर, तो कैसे बैलेंस होगा, 2 नाइट्रोजन तो BN होल्ड वाइज आप कर देंगे, उससे कोई इशू नहीं है, और इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं। बाकी मरकरी आप बैलेंस है, कार्बन 2 हैं, ऑक्सीजन ये बैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अदर प्रिपरेशन ऑफ BN में आप इसको देख सकते हैं।
इसके अलावा एक और बात है, अमोनियम टेट्राबोरेट होता है NH4 होल्टाइज B4O7 है ना, इसके हीटिंग से भी आपको Bn मिल जाता है और साथ साथ B2O3 एंड वाटर। तो ये भी आपको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनाने का एक मेथड है। तो ये दो इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन है जो Bn बनाए, बहुत रेयर पूछी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों आप याद कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनाने की दो अदर मेथड है जिसमें हम एक बार बोरिक एनहाइड्राइड को मर्क्यूरिक साइनाइड से रिएक्शन करा के बनाते हैं और दूसरी बार हम लोग अमोनियम टेट्राबोरेट, इसका नाम क्या होगा, अमोनियम टेट्राबोरेट, इसके हीटिंग से भी आप बना देते हैं। ठीक, ये काफ़ी कुछ सिमिलर हीटिंग है अमोनियम डाइक्रोमेट की तरह, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अब हम इन सब से अलग एक अगले टॉपिक पर आ जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक होगा बोरिक एसिड का। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन की हम बात कर सकते हैं और फिर मैं स्पेसिफिक आपको बोरिक एसिड के बारे में बताऊंगा। चलिए तो हम बात अब कर रहे हैं ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोरिक एसिड को लेकर। दरअसल बोरॉन को लेकर आपके पास H3BO3 एक ये, दूसरा HBO2 और एक एसिड और है H2B4O7 जिसको आप जनरली जानते हैं। अब मैं तीनों के बारे में बताता हूँ आपको। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड दिस इज नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड। देयर इज अ +3 ऑल्सो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज नहीं है। इसको आप बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड और यहाँ पर भी कोई टर्म नहीं है, ये है टेट्राबोरिक एसिड। एक बात और ध्यान रखिएगा, बोरॉन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, उससे अलावा तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो आपको ऑक्सीडेशन को लेकर नंबर पे डाउट नहीं होना चाहिए। आखिर ये फिर चेंजेस हैं क्यों, तो मैं जरा इनके स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। BOH का होल थ्राइस ऐसे बना है, तो ये सिंपल सा आपको पता है sp2 हाइब्रिडेशन है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो ये सभी चीज़ें क्लियर है। लेकिन HBO2 की कहानी कुछ इस तरह की है। ये बना है HBO2, इसको आप बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये टेट्राबोरिक एसिड है। ये कैसे बना जा रहा है इसको समझिए। बोरॉन 4 हैं, आप चारों लिख लीजिए, अल्टरनेट ऑक्सीजन भी आप सप्लाई कर दीजिए, ऐसे बना लिया आपने, है ना। यहाँ OH लिख दिया, ये OH लिख दिया गया, 2 बोरॉन के बीच एक ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, देखो H2 हो गया, B4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 2 5 2 7। तो दिस इज द टेट्राबोरिक एसिड। यानी हमने, अब जरा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इन सब में डिफरेंसेस क्या है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको हीट करके अगर वाटर बाहर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा, नहीं। और ये क्या है, इसको भी जरा ध्यान से देखो, इसके कई मोल, इसके 4 मोल को आपने ऐसे, इसके 4 मोल को लीनियरली आपने इसको हीट कर दिया है, लीनियर डिहाइड्रेट कर दिया है। तो देखो इसी कारण से तो बना है। और देखो अगर इनका हाइड्रोलिसिस हो जाए तो दोबारा ये फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब आप सीधा निकालिए कि ये तीनों जो एसिड है ना, वो है अल्टीमेटली यही, इसी से सब इधर उधर जा रहा है। मतलब आप दिखा सकते हो कि बोरिक एसिड H3BO3 को अगर आप इनिशियली हीट कर दें लगभग 300 के आसपास, तो उस कंडीशन में पहले HBO2 बनता है, यानी अपने से ही पूरा मॉलिक्यूल बाहर होगा। लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर कर दें और तो H2B4O7 बन जाएगा, लीनियरली 4 मॉलिक्यूल। और अगर आप इसको रेड हीट कर दें तो क्या बन जाएगा,
B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये तीनों केस आपके हीटिंग एज दिख गए। तो इनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं, एज ए केमिकली ये रिएक्शन एक जैसी है। मतलब अगर कहीं पर बोरिक एसिड को एज ए एसिड यूज होना है तो आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, HbO2 भी लिख सकते हैं, H3BO3 भी लिख सकते हैं, H2B4O7 भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि केमिकली तो कोई चेंज नहीं है ना। तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी है हम लोगों को कि इनमें आपस में चेंजेस क्या है, केवल वाटर का। किसी में वाटर ज़्यादा है, किसी में कम है। आपस में अगर आप हीट कर दें तो एक दूसरे को बदला जा सकता है, आपस में अगर आप वाटर दे दें तो एक दूसरे को बदला जा सकता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे कि ये सब आपस में डिहाइड्रेशन के थ्रू एक दूसरे में कन्वर्ट हुए। तो आप पहले इनके स्ट्रक्चरल पार्ट को लिख लीजिए ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद मैं इंडिविजुअल बोरिक एसिड के डिटेल पे आता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है और कौन कौन सी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। चलिए, तो आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग इसके प्रिपरेशन पे आते हैं कि ये कैसे बोरिक एसिड बनता है और फिर उसकी केमिकल रिएक्शन पे भी बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग अब बात स्पेसिफिक बोरिक एसिड की करेंगे। और बोरिक एसिड जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पता है H3BO3। और हम सबसे पहले प्रिपरेशन पे बात करें तो पहले तो फ्रॉम बोरॉन, बहुत आसान सा काम है। बोरॉन से हम कैसे बनाते हैं, आपको याद है कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, CBI वाला बात याद है ना, कार्बन बोरॉन। या आप इसी में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी ले सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो चाहिए ना हमें। तो ये सभी बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर HNO3 है तो NO2 गैस बाहर, अगर H2SO4 है तो SO2 गैस बाहर, और साथ में वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बोरॉन सॉलिड को आप सिंपली नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइए या H2SO4 के साथ कराइए, दोनों ही केस में आपको बोरिक एसिड यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं, मैं एक एक करके वही लिख रहा हूँ, फिर बाद में हम कुछ अलग मेथड पढ़ेंगे। फ्रॉम BN कैसे किया हम लोगों ने, हाइड्रोलिसिस है ना, वाटर एंड हीटिंग, H3BO3 बनाया आपने और साथ में अमोनिया। इसके बाद फ्रॉम इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3S6, अभी हम लोगों ने लिखा सब B3N3S6, क्या किया, वाटर, टेम्परेचर ध्यान रहे, H3BO3। देखिए ज़्यादातर चीज़ें आप पढ़ चुके हैं है ना। तो यही सब होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा है तो सब रिवाइज होगा। इसके अलावा फ्रॉम BX3 बनाएंगे ना, इस पर BX3 का भी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो क्या होगा, BOH का होल थ्राइस एंड HX। इसके अलावा एक और फ्रॉम B2S6 है ना, इसमें भी क्या करना होगा, हमें वाटर ही तो रिएक्शन कराना है, टेम्परेचर बस देना है। तो यहाँ भी BOH का होल थ्राइस, बोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, उसमें वाटर मिला दीजिए, अपने आप बन जाएगा। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड को बनाने के मेथड हैं। तो मेरे ख्याल से सबको बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। और आपको याद होगा BR3 ट्राई एल्किल बोरेन, एल्किल बोरेन था ना, आपको याद है इसमें हाइड्रोबोरोनेशन कराते थे हम लोग, H2O2 ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे BOH का होल थ्राइस बनता था
और फिर बचा हुआ पोर्शन ROH, है ना। तो ये भी तो बोरिक एसिड ही है। तो सब जगह से आपको चीज़ें तैयार रखनी होंगी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिए। तो इसको एक बार पहले नोट कर लीजिए। ये सब तो आपने पढ़े हुए मेथड है। अब जो इंडस्ट्रियल तरीके से बोरिक एसिड बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, और नया भी है, ये सब तो आप पहले भी जानते हैं। तो इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो अब हम लोग बात बोरिक एसिड के उस प्रिपरेशन की करते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, और नेचुरली आपको इंडस्ट्रियल उसी तरह से करना है। तो ये सब तो मेथड आपने पढ़े भी थे। फ्रॉम बोरेक्स, बोरेक्स जो है उससे, ये एक्चुअल नेचुरली अकरिंग केमिकल है आपके लिए, Na2B4O7.10S2। अब मेरी बात जरा समझिएगा। दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड H2B4O7, या हम H3PO3 भी लिख सकते हैं ना। ये तो यही एक ही बात है। तो ये जो आप बोरेक्स आप पढ़ते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट, दिस इज रियली क्या है, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीकर एसिड। और कौन सा एसिड, H2B4O7। तो अगर आप कभी भी इस बोरेक्स का रिएक्शन, बोरेक्स जो Na2B4O7 लिया आपने, इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्गर एसिड से करा दे, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे H2SO4 या HNO3 या HCl, ये सब क्या करेंगे, इससे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो NaCl बन जाएगा, या Na2SO4 बन जाएगा, या NaNO3 बन जाएगा। लेकिन साथ में क्या बना, H2B4O7, जो कि हाइड्रोलाइज होकर 4 मोल्स ऑफ H3BO3 बना देगा। तो ये बोरिक एसिड को बनाने का मेन मेथड है, बहुत आसान सा काम है। अब आप अलग से भी रिएक्शन लिख सकते हैं, Na2B4O7.10S2O and reaction with concentrate HCl gives NaCl plus 4 times of boric acid, है ना। ये बोरिक एसिड बन गया, और साथ में बस यही दोनों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से आप Na2B4O7.10S2O और आप H2SO4 का भी यूज़ कर देते हैं। इसमें भी क्या होगा, वही 4 टाइम्स ऑफ बोरिक एसिड बन गया, और साथ में आपके पास क्या बना, Na2SO4। तो ये दोनों मेन मेथड है, मैं उसी को बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसमें बहुत कुछ नया आपने पढ़ा ही नहीं, कॉन्सेप्ट भाई बहुत आसान है। अब बस इतना ध्यान रखना है कि बोरेक्स एज ए केमिकल क्या है। एज ए केमिकल वो एक सॉल्ट है किसी स्ट्रॉन्ग बेस का और वीकर एसिड का। तो वीकर एसिड के सॉल्ट को अगर आप किसी स्ट्रॉन्गर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो रिप्लेसमेंट हो जाता है, और वहाँ पे आपको बोरिक एसिड मिल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। बोरिक एसिड को एक और केमिकल से बनाते हैं, जिसको हम लोगों ने शुरुआत में यहाँ पे बात भी की थी, जिस पे हम लोगों ने, वो है कॉलेमनाइट। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम कॉलेमनाइट। क्या होता है फॉर्मूला, Ca2B6O11। तो अब जरा ध्यान दीजिए, वो टेट्रा यूनिट होता है। ये क्या है, ये टेट्रा यूनिट है। ये क्या है, हेक्सा यूनिट है, हेक्सा यूनिट ऑफ बोरेट है। तो इसको आप क्या करते हैं, इसके एक्वा सोल्यूशन को बना लेते हैं, और इसमें बाहर से SO2 गैस पास करा दिया जाता है एक्सेस में। एक्सेस में मैं अभी रीजन बताता हूँ। तो SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करे क्या बनाएगा, H2SO3 गैस एसिड,
और H2SO3 जो है, यानी H2SO3 जो बनेगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू बोरिक एसिड, तो वो भी तो रिप्लेस कर देगा। तो इसको मैं अभी समझाता हूँ, पहले आप ये पूरा नोट कर लीजिए। चलिए तो मैं इसको जरा रब कर देता हूँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो ये है Ca2B6O11.5H2O एंड SO2 रिएक्शन जब करेगा और एक्सेस में है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो दरअसल यहाँ पे CaHSO3 का होल्ड है, ये पीपीटी के फॉर्म में आपको अलग मिलेगा। अगर मैं SO2 एक्सेस नहीं करता तो सल्फाइड केवल मिलता है ना, और यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ बोरिक एसिड आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक्सेस पास कराने से ये इंसॉल्वेबल होगा, सेपरेट हो जाएगा और आसानी से आप बोरिक एसिड को निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत इंडस्ट्रियल मेथड है कॉलेमनाइट से भी बोरिक एसिड को बनाना। तो बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है, बेसिक मेथड वही है कि जो भी दोनों जो मिनरल हैं, चाहे वो कॉलेमनाइट हो, बोरेक्स हो, तो वो अपने आप में एक वीकर एसिड, बोरिक एसिड का क्या है, सॉल्ट, आप उसको किसी भी स्ट्रॉन्गर एसिड से रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद आपको बोरिक एसिड मिल जाता है। तो ये हो गए सभी प्रिपरेशन, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड में अपने आप में बहुत सारी नई नई प्रॉपर्टी हैं, उन पे बात करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा, और अब मैं इस सबसे आगे बढ़ता हूँ और प्रिपरेशन, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी जो है बोरिक एसिड की। अच्छा, बोरिक एसिड का एक हीटिंग इफेक्ट तो आपने पढ़ ही लिया पहले से ही, तो उसको बार बार अलग अलग नहीं लिखना है। तो अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। उससे पहले हम लोग कुछ जनरल बातें समझ लें। दिस इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और नीडल लाइक क्रिस्टल होता है, नीडल लाइक क्रिस्टल, हैविंग सोपी टच, ये सब आपको इसके लिए यूज किए आएंगे, ये सब टर्म है। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, नीडल लाइक क्रिस्टल होता है और हैविंग सोपी टच। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर नीडल लाइक भी है और सोपी कैसे, तो आप नीडल के पॉइंट पे थोड़ा छुएंगे भाई, साइड से आप देखें तो वो सोपी टच वाला होगा, तो ये सॉफ्ट है। और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है भाई इसकी, एंटीसेप्टिक। तो आपको याद है जितना भी क्रीम आप देखते हो, बोरोलीन, बोरोप्लस, बोरासब, बोराजॉल, बहुत सारे, सब में बोरोलीन, बोरॉन, बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो ये नेचुरली बोरिक एसिड एक शैम्पू की तरह काम है, क्लीनिशिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर आप बोरेक्स का केवल सोल्यूशन बना लीजिए एक्वस, तो अपने आप में क्या है, बोरिक एसिड बन जाएगा तुरंत, और वो बोरिक एसिड एज ए शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एंटीसेप्टिक, ये सभी प्रॉपर्टी वाइट क्रिस्टल। एक और इंपॉर्टेंट बात, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड having hydrogen bonding, having hydrogen bonding
और कैसे होता है आपको पता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार ऐसे ऐसे रहता है, मैं तो बेसिक स्केलेटन बना रहा हूँ, और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा 2 डायमेंशनल, है ना, 3D में नहीं है, ट्रायंगुलर प्लेनर है ना। शीट लाइक स्ट्रक्चर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके सॉलिड स्ट्रक्चर का दिखता है। तो ये सब तो बात हो गई फिजिकल की। बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो आपको अच्छे से तैयार रखनी, क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, विच वन इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड पे 4 सेंटेंस का गलत और सही वाले क्वेश्चन आप आइडिया से देखेंगे तो ढेरों क्वेश्चन होंगे उस पर, एक ही टॉपिक पे रहते हैं, तो आप और अच्छे से तैयार रख लेंगे, ठीक है ना। अब बात मैं केमिकल प्रॉपर्टी करूंगा तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है इसकी बेसिसिटी। तो अगर आप बेसिसिटी की बात करें तो दिस इज ए मोनोबेसिक एसिड। तो ऐसा क्या है, पहले तो इसको समझ लिया जाए, मोनोबेसिक एसिड क्यों है। दरअसल बोरिक एसिड में एक खास बात क्या है कि बोरॉन जो है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं अभी भी, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो अगर मैं वाटर की बात करूं, एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं, तो वाटर जब भी इसके पास आएगा तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पे कर देगा, इसके एच को नहीं निकालता, इस पे अटैक कर देता है, और ऐसा होगा तो BOH का होल 4 माइनस एंड H+ मिल जाता है, और इसके इसी रिएक्शन से 1H+ मिलता है, 1 मोल H+। दैट्स वाई दिस इज द मोनोबेसिक एसिड। मतलब बात समझ में आ गई। ये इस तरह से रिएक्शन ही नहीं करता जैसे बाकी सब अदर एसिड करते हैं। बाकी अदर एसिड क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H निकाल लेता है सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ वाटर, बोरॉन तुरंत वाटर को बुला लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने आप में वैकेंट ऑर्बिटल है और स्ट्रॉन्ग लेविस एसिडिक करेक्टर है। तो ये एक खास बात है। यानी देखा जाए तो बोरिक एसिड और साथ में BOH का होल 4 माइनस, दिस इज अ बेसिक बफर सोल्यूशन, है ना। बफर सोल्यूशन हो गया ना ये। तो वीकर एसिड भी है, उसका कॉन्जुगेट बेस भी है, तो ये बेसिक बफर, ये बफर सोल्यूशन है एसिडिक का। और आपको याद है बफर सोल्यूशन होने के कारण ही इसके अंदर pH मेंटेन करने की भी पावर है ना। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहली बात कि बेसिसिटी जो है बोरिक एसिड की वो मोनोबेसिक है। तो इससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इन सब पॉइंट्स को आप एक जगह लिख लीजिए। हो गया। चलिए मैं इधर रफ करके जरा इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू। अच्छा, 2 तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बोरिक एसिड को है तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, दूसरा हम ये भी दिखा सकते हैं इन एल्कलीन सॉल्यूशन। अगर हम एल्कलीन सॉल्यूशन बनाते हैं, BOH का होल थ्राइस है और आप इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से करा दीजिए, तो ऐसे केस में कैसे समझ में आएगा। यहाँ भी दरअसल Na+ और BOH का होल 4 माइनस बन जाता है। अब यहाँ कैसे होगा, BOH का जो बोरिक एसिड बना है इसके सामने भी जब OH माइनस आता है तो दरअसल इसके H को नहीं निकालता, वो भी एज ए न्यूक्लियोफिलिक यहाँ अटैक कर देता है। तो BOH का होल 4 माइनस यहाँ पे बन जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो Na+ है और BOH का होल 4 माइनस है वो डिकम्पोज कर जाता है और ये बनाता है NaBO2। दिस इज सोडियम मेटाबोरेट। तो एज ए केमिकल तो ये एक ही बात है, ये मोनोबेसिक एसिड होता है। HBO2 जो है वो मोनोबेसिक है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से एक सीखने वाली बात भी आपको जाननी है, मैं अभी इसको लिखता हूँ। दरअसल बोरिक एसिड को जब भी आप एसिड बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, तो चूंकि बोरिक एसिड के तीनों H तो निकल नहीं सकते, तो एज ए एसिड रेडिकल आप बोरेट आयन नहीं लिखते। ये बात जरा समझिएगा। मैं बात जो कर रहा हूँ ये है, H3BO3 जब भी मान लीजिए NaOH से रिएक्शन है तो आप एज ए प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, तो ये तो बेसिक रेडिकल निकल है,
लेकिन यहाँ से आप BO3-3 नहीं बना रहे हैं, तो इसकी जगह हम किसका यूज़ करते हैं हमेशा, HBO2 का, और यहाँ से एसिड रेडिकल कौन सा आएगा, BO2-। इसीलिए आप यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, NaBO2, यानी सोडियम मेटाबोरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। मैं एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने H3BO3 लिखा, तो और आप CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ एसिड की जगह कौन यूज़ करना है, HBO2, और इसका रेडिकल यूज़ करना है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा CaBO2 का होल ट्वाइस। इसी तरह से H3BO3 अगर लिखा है और CuOH का होल ट्वाइस लिखा है मैंने, तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, CuBO2 का होल ट्वाइस। H3BO3 लिखा, CrOH का होल थ्राइस लिखा, यहाँ भी आप क्या करेंगे, CrBO2 का होल थ्राइस। अगर मैं H3BO3 लिख देता, FeOH का होल थ्राइस लिखा होता, अभी भी यहाँ क्या करते हैं, फेरिक मेटाबोरेट, है ना। अच्छा, इन सब की जगह आप B2O3 का भी यूज़ कर सकते हैं, एनहाइड्राइड का, ये तो आपको पता ही है, यहाँ भी या यहाँ भी। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या बोरिक एसिड में क्या रेडिकल हम बोरेट आयन यूज़ करते हैं? नहीं, हम मेटाबोरेट आयन यूज़ करेंगे, क्योंकि वो मोनोबेसिक को रिप्रेजेंट करता है। और एज ए एसिडिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे तो ऑर्थोबोरिक और मेटा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, और वो ये है कि बोरिक एसिड जब भी उसका टाइट्रेशन कराया जाता है, तो टाइट्रेशन कराते समय उसका एंड पॉइंट शार्प नहीं आता। और वो क्यों नहीं आता? बिकॉज बोरिक एसिड बहुत वीकर होता है, तो बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एंड पॉइंट शार्प नहीं आएगा, उसको हमें शार्प करना होगा। और वो कैसे होगा, मैं उस पर बात करूंगा अभी। चलिए, तो एक और लास्ट पॉइंट जो है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ ये है एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड इज नॉट शार्प ड्यू टू वीक एसिड, है ना। तो ये बात जरा समझिएगा। H3BO3 जब NaOH के साथ रिएक्शन किया जाता है तो रिवर्सिबल पाथ होता है, और यहाँ NaBO2 बनता है एंड वाटर, ठीक। तो अगर आप K इक्विलिब्रियम को बढ़ाना चाहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, BO2-। तो आपसे बोला गया इन द प्रेजेंस ऑफ विशिनल डाइऑल, मतलब इस तरह का, यानी एडजेसेंट में सीधा सीधा OH आ जाए, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह के इन प्रेजेंस ऑफ विशिनल डाइऑल टाइप सॉल्वेंट, अगर आप इन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इस टाइट्रेशन को कराते हैं तो एंड पॉइंट बिकम शार्प। तो इस बात को जरा समझिएगा कैसे हो जाता है। अच्छा, ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल टाइप की बात है, इससे बहुत सारे कंपाउंड हैं। कैसे कैसे? कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल? CH2H, एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसके प्रेजेंस में हो सकता है। या बेंजीन रिंग में आप दोनों एडजेसेंट में OH ले आए, है ना, ये भी आप कर सकते हैं। रिसोर्सिनॉल, इसके अलावा OH और COOH भी हो सकता है, COOH एंड OH एक ही बात है। तो ये सब एग्जाम्पल जो हैं वो अपने आप में
इस तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे। करता क्या है उसको भी ज़रा समझ लिया जाए। तो ऐसा क्या हो जाता है, दरअसल वो इस पार्ट को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनता है आपको बता दूं, BOH4 होता है ना, यहाँ OH ऐसे बना होता है माइनस। अब जो ये ग्लाइकॉल वाला पोर्शन है OH, यहाँ OH और इधर भी OH ही है, ये पोर्शन इससे वाटर बाहर कर लेता है और इस तरह से स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन के तैयार होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स, जब वाटर बाहर हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब ये देखिए, ये लिखिए या ये लिखिए Na+BOH का होल 4, मैंने वही लिखा है। तो ये अगर कम हो जाएगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप ये भी बोल सकते हो एंड पॉइंट बिकम शार्प एंड ऑल्सो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड इंक्रीजेज। बात समझ आ गई। तो ये कई बार कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पूछ लिया जाए। तो आपको दोनों चीज़ों पे सही से तैयार रखना है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हर तरीके से। तो मोर देन वन में इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन ऐसा कर सकते हैं, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं बोरिक एसिड पे। बोरिक एसिड में एक और बात जो अभी हम लोगों को बात करनी है, और वो टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड की। बाकी सभी रिएक्शंस आपको क्लियर है कैसे रिएक्शन होना है। टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड को भी हम लोग जरा यहाँ पे समझ लें। टेस्ट ऑफ H3BO3, तो ये बहुत आसान सा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल जो है और H3BO3, ये जैसे ही कांटेक्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, तो ये ग्रीन एज फ्लेम के फॉर्म में ग्रीन एज फ्लेम मिलता है आपको। तो ये दरअसल टेस्ट है। और ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनता है, BOC2H5 का होल थ्राइस, वाटर बाहर हो जाएगा। तो इसका ग्रीन एज टेट्रा इथाइल बोरिक एसिड, TEB, टेट्रा इथाइल बोरेट। तो ग्रीन एज फ्लेम के साथ ही कांटेक्ट पॉइंट आपको मिलने लगता है और यही दरअसल टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड भी होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट हैं जिनको दिमाग में रखना है। तो आज फिलहाल हम लोग इस तरह से बोरिक एसिड और डाइबोरेन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट बोरॉन फैमिली कंप्लीट है, बट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन के लिए मैं रख रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट IITs क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे और साथ ही साथ जो आपके पास जो मेन कंटेंट है उसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। पूरी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। छोटे मोटे कुछ टॉपिक जरूर बचें, जैसे बोरेक्स का एक फॉर्मेशन है, वो भी हम लोग कैसे बनाते हैं कॉलेमनाइट से, वो हम लोग पढ़ेंगे। और फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस बोरॉन के हैलाइड्स और एल्युमिनियम, इन सब के बारे में बात हम लोग छोटी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज फिलहाल इतना पढ़िए तब तक, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे।